एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो फ्रांस और चीन के रिश्तों को लेकर आ रही है। आपको पता है कि फ्रांस चीन को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करता है। सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यानी कि कॉमर्शियल इस्तेमाल के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि उसका पावर प्लांट बनाना। उस तरह की टेक्नोलॉजी 1979 से ही उन दोनों के बीच में कॉपरेशन चल रहा है। 1994 में उन्होंने अपना पहला यानी कि चीन ने पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टार्ट किया था अपना फ्रांस की मदद से, यानी कि फ्रांस की टेक्नोलॉजी से वहां पर पावर प्लांट लगे हुए हैं। फ्रांस की कंपनियां वहां पर पावर प्लांट लगाती है। उसके बाद फ्रांस चीन को जो टेक्नोलॉजीज हैं वो ट्रांसफर करना कम कर दिया। पर 1918 में फ्रांस की कंपनी ओरानो, जो कि फ्रांस की सरकार के अंडर में ही आती है, चीन की सरकारी कंपनी जो चीन के अंडर में है, चीन की सरकार के अंडर में आने वाली कंपनी है नेशनल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन। उन दोनों के बीच में एक करार हुआ था जिसमें कि जो न्यूक्लियर फ्यूल है उसकी रिसाइकलिंग के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो चीन को देनी है। 2018 की शुरुआत में ये साइन हुआ और 2018 के अंत में ही ये खत्म हो गया, क्योंकि ये एक प्राथमिक स्टेज का कॉन्ट्रैक्ट था, इसके आगे ये नहीं बढ़ पाया। अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि चीन फ्रेंच गवर्नमेंट को, या आप कह सकते हैं कि फ्रांस के प्रेसिडेंट को चीन बुलाना चाहती है और उसके लिए इन्फ्लुएंस करने का प्रयास कर रही है। चीन के जितने भी लॉबिस्ट हैं या चीन के ऐसे इंस्टीट्यूट जो कि फ्रांस में काम कर रहे हैं, वो वहां के राजनेताओं और इत्यादि लोगों पे दबाव डाल रहे हैं, उन पर लॉबी क्रिएट कर रहे हैं ताकि फ्रांस के प्रेसिडेंट की चीन यात्रा हो सके। और ये जो 10 बिलियन यूरो का जो प्रोजेक्ट था, जो कि मैंने आपको बताया, जो 2018 में साइन हुआ था, उस पर फिर से विचार हो, फिर से काम स्टार्ट कर लिया जाए। एक्चुअल में यहाँ पर जो जानकार हैं उनका यह कहना है कि जो नेशनल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन है, जो कि चीन की कंपनी है, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की तरफ से काम करती है, चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से काम करती है। यदि इस प्रकार की सिविल टेक्नोलॉजी जो न्यूक्लियर फ्यूल रिसाइकलिंग की टेक्नोलॉजी है वो अगर चीन के इस कंपनी को प्राप्त हो जाती है तो वो उनकी मिलिट्री को भी ट्रांसफर हो जाएगी। और जो एशियन देश हैं जैसे कि भारत, जापान, ताइवान, उनके लिए घातक होने वाला है। इसलिए ये जो टेक्नोलॉजी है वो चीन को प्राप्त नहीं होनी चाहिए। चीन इसी के लिए फ्रांस के पीछे लगा हुआ है, लॉबी कर रहा है ताकि जल्द से जल्द उनके प्रेसिडेंट का दौरा चीन को हो सके। वही बात करते हैं न्यूक्लियर वेपन्स की ही। यूके जो अपने न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको एक एटॉमिक वेपन एस्टेब्लिशमेंट जो कि 2000 में बनाया गया था, उस समय से इसी एस्टेब्लिशमेंट द्वारा उनके न्यूक्लियर वेपन को डील किया जा रहा है। उनकी देख रेख और उनकी जो तैनाती है वो की जाती है, जो कि लॉकहीड मार्टिन और 2 अन्य कंपनियों के कंसोर्टियम के द्वारा लीड होती थी। उसका मैनेजमेंट यही कंपनियां करती थी। 51% का शेयर इसमें लॉकहीड मार्टिन का था, जबकि 24.5% का जो शेयर है वो सेरको का है और जेकब्स इंजीनियरिंग का है। तो अब ये खबर निकल कर आ रही है कि यूके की गवर्नमेंट या यूके की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने इन कंपनियों से कहा है कि अब ये जो हथियारों को डील करती हैं वो पूरी डीलिंग अब डिफेंस मिनिस्ट्री के हाथ में सौंप देंगे। वो यूके की डिफेंस मिनिस्ट्री के हाथ में ही ये चला जाएगा और ये जो पूरा न्यूक्लियर वेपन एस्टेब्लिशमेंट है वो अब डील यूके की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वही करेगी। ये जो नियम है वो जून 2021 से लगने वाला है, यानी कि लगभग 8 महीनों के बाद, 7 महीनों के बाद ये चीज यूके की डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आ जाएगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा किस प्रकार से वो इन प्राइवेट कंपनियों के हाथ में अपने न्यूक्लियर वेपन दे देती हैं। क्या इस प्रकार की चीजें भारत में भी हो सकती हैं? मुझे तो नहीं लगता इस प्रकार की चीजें हो पाएंगी। वही बात करते हैं भारत और चीन रिश्तों की। तो जब से ये चाइनीज वायरस आया है, भारत और चीन के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके बीच में कोई भी बात नहीं हुई है। इसके अलावा चीन के साथ जो हमारा स्टैंड ऑफ चल रहा है, गलवान क्लैश हुआ, उसके बाद तो कतई नहीं हुई है राष्ट्राध्यक्षों के बीच में बातचीत। पर अब नवंबर में 3 बार राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे से मिलेंगे। भले ही ये वर्चुअल मीटिंग होने वाली है, पर 3 जगहों पर, 3 फोरम्स पे
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने वाले हैं, हमारे प्रधानमंत्री उनके प्रेसिडेंट से मिलने वाले हैं। वो 3 स्थान कौन कौन से होने वाले हैं? एक संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की हेड्स की मीटिंग होने वाली है जो कि 15 नवंबर को होने वाली है। ब्रिक्स समिट होने वाला है जो कि 17 नवंबर को होने वाला है, और G20 समिट होने वाला है जो कि 21 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक चलेगा। हालांकि ये तीनों ही मीटिंग वर्चुअल मीटिंग होने वाली है, पर दोनों ही राष्ट्रीय अध्यक्ष आमने सामने होंगे। देखना यह है कि इन जो मीटिंग्स का, इन समिट्स में जो राष्ट्रीय अध्यक्षों का जो बयान निकलकर सामने आता है वो किन किन चीजों को कवर करता है। क्या वो जो LAC पे स्टैंड ऑफ चल रहा है उसको कवर करेगा, या पिछले दिनों जो भारतीय गवर्नमेंट का जो बयान LAC पर निकल कर आता है जिसमें कि वो चीन का नाम लेने से कतराते हैं और चीन का नाम नहीं भी लिया जाता है कई बयानों में, तो क्या उसी प्रकार की चीजें हमें देखने को मिलेंगी? अब बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को। आपको अयाज सादिक याद होंगे जिन्होंने ये कहा था, अभी कुछ दिनों पहले ये कहा था पाकिस्तानी पार्लियामेंट में, उन्होंने ये कहा था कि जब हमारे विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान के कैप्चरिंग में थे तब उस समय उनके जो आर्मी प्रमुख हैं उनका पैर कांप रहे थे और सिर पे पसीना था। शाह महमूद कुरैशी की भी हालत खराब थी और उन्होंने तुरंत ही हमारे विंग कमांडर को छोड़ने के लिए कहा था उस मीटिंग में, और उस मीटिंग में ये भी शामिल थे। आपको पता ही होगा, मैंने इस वीडियो को शेयर भी किया हुआ था। तो अब पूरे पाकिस्तान में इस प्रकार के पोस्टर नजर आ रहे हैं जिसमें एक तरफ हमारे विंग कमांडर अभिनंदन है और दूसरी तरफ यही अयाज सादिक हैं, और इनकी मोच दाढ़ी कुछ उसी प्रकार से कर दी गई है जिस प्रकार से हमारे विंग कमांडर की थी, और इनको ट्रेटर कहा जा रहा है और इनको देशद्रोही की तरह ट्रीट किया जा रहा है। पूरी पोस्टर लगी हुई है पाकिस्तान में, क्योंकि चुनावी माहौल है तो इस प्रकार की चीजें वहां पर होनी लाजमी है। आप समझिए कि 1 साल पहले की जो कैप्चरिंग है वो आज भी पाकिस्तान में भूचाल मचा रही है, और हमारा केवल एक बंदा पूरे पाकिस्तान में भूचाल मचाने के लिए काफी है, और उनकी पार्लियामेंट में भी भूचाल मचाने के लिए काफी है। तो यदि पूरा देश अगर पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो जाए तब उनकी स्थिति क्या होगी। वहीं कल से हमारे सेना प्रमुख की नेपाल यात्रा होने वाली है, और ये कहा जा रहा है कि फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की बातचीत अब यहां से स्टार्ट होने लगेंगी। आपको पता है कि नेपाल के द्वारा हमारे जो आर्मी प्रमुख हैं उनको ऑनररी नेपाल के आर्मी प्रमुख का दर्जा दिया जाने वाला है। 5 नवंबर को उनकी मुलाकात प्राइम मिनिस्टर से उनके होने वाली है, जो कि अभी डिफेंस मिनिस्टर का चार्ज भी लिए हुए हैं। एक तरह से वो डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे। वहीं बात करें मालाबार नेवी एक्सरसाइज की, जो कि पहली बार 13 सालों में पहली बार जो इसका पूरा एक रूप है उसमें देखने को हमें मिलेगी, जिसमें कि चारों देश, क्वाड के चारों देश, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया अपने अपने नेवल एसेट्स को लेकर आएंगे, और विशाखापट्टनम के कोस्ट पे ये एक्सरसाइज होने वाली है। कोरोना के कारण, चाइनीज वायरस के कारण ये जो एक्सरसाइज है वो नॉन कॉन्टैक्ट वाली होगी, पर 3 नवंबर से 6 नवंबर के बीच में विशाखापट्टनम के कोस्ट पे ये होने वाली है। एक्चुअल में इसी महीने इसका दूसरा फेज भी होगा, पर पहला फेज 3 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, यानी कि कल से होने वाला है। इसमें यूएस की तरफ से जॉन एस मैकेन जो कि गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है वो भाग लेने वाला है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बालाराट जो कि लॉन्ग रेंज फ्रिगेट है वो भाग लेने वाला है, जिसमें कि MS-60 हेलीकॉप्टर इंटीग्रेट है। इसके अलावा जापान की तरफ से ओनामी जो कि एक डिस्ट्रॉयर है वो भाग लेने वाला है। इसमें SH-60 हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल भी किया जाता है। भारत की तरफ से इसमें रणविजय डिस्ट्रॉयर का इस्तेमाल किया जाएगा। फ्रिगेट जो है वो शिवालिक क्लास के फ्रिगेट इस्तेमाल होने वाले हैं। ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल सुकन्या का इस्तेमाल होगा। फ्लीट सपोर्ट शिप शक्ति का इस्तेमाल होगा। सबमरीन सिंधुराज का इस्तेमाल होगा, और ट्रेनर जेट हॉक भी इसमें इस्तेमाल होंगे, और P-8I लॉन्ग रेंज मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट भाग लेंगे। डॉर्नियर मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट भाग लेंगे, और चीता हेलीकॉप्टर्स भाग लेंगे। यानी कि भारतीय नेवी का जो जत्था है वो बहुत बड़ा होने वाला है। वहीं अन्य देश अपने 1-2 फ्रिगेट्स या डिस्ट्रॉयर का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।